गैमेट स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम सभी लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द हैं, ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। विकारी शब्द कहने के पीछे जो कारण है वह है कि इनमें लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है। आज जो विषय वस्तु हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं वह है अव्यय, और जो अव्यय शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है कि जिसका व्यय ना हो, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसका खर्च ना हो, वे शब्द अव्यय कहे जाते हैं। अविकारी कहने के पीछे जो कारण है कि ये वैसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अव्यय शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाएं या फिर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाएं। इन पर वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे ये एक वचन के लिए प्रयुक्त हों या फिर बहुवचन के लिए प्रयुक्त हों। इन पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे बात वर्तमान काल में कही गई हो या फिर भूतकाल में कही गई हो या फिर वह भविष्य काल में कही जा रही हो। जो अव्यय शब्द हैं वे हैं किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, इधर, उधर, जब, तब, कब आदि। वाक्य में प्रयोग करके हम इसको समझ लेते हैं। जैसे वह कहाँ गया था, इस वाक्य में कहाँ शब्द जो है यह अव्यय है। अभी मैं नहीं आ सकता, इसमें अभी शब्द जो है यह अव्यय है। राम और श्याम सहोदर भाई हैं, यहाँ पर और शब्द जो है अव्यय है। अव्यय जिन शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें भी यह अव्यय बना देते हैं। जैसे शब्द है दिन, दिन के पूर्व प्रति जोड़ दिया गया अव्यय तो शब्द बन गया प्रतिदिन, तो यह भी अव्यय शब्द हो गया। दूसरा है यथाशक्ति। शक्ति में यथा अव्यय जोड़ने से जो शब्द बना वह यथाशक्ति बना, तो यथाशक्ति अव्यय हो गया। भर पेट, पेट शब्द में भर अव्यय का प्रयोग किया गया तो शब्द बन गया भर पेट। इस तरह से अव्यय जिन शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को भी ये अव्यय बना देते हैं। अव्यय शब्द जो होते हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज जिस अव्यय शब्द पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वह अव्यय शब्द है क्रिया विशेषण। तो आइए हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण वस्तुतः वे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के ज्ञान में कुछ वृद्धि कर दें, या फिर क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द से भी पता चलता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं ये
वाक्य में किसी क्रिया के गुण, योग्यता, समय, स्थान, विधि और अवस्था आदि को व्यक्त करता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिया विशेषण के ज्ञान में क्रिया विशेषण कैसे वृद्धि करता है। वाक्य है कि राम तेजी से दौड़ता है। यहाँ पर जो दौड़ता क्रिया शब्द है यह तेजी से विशेषता क्रिया की बता रहा है, तो इस वाक्य में तेजी जो है यह क्रिया विशेषण है। यानी दौड़ता शब्द को तेजी शब्द सीमित कर रहा है, इसलिए तेजी क्रिया विशेषण शब्द हुआ। दूसरा वाक्य है कि यह बहुत मीठा आम है। यहाँ पर मीठा शब्द जो है विशेषण है और बहुत शब्द जो है यह क्रिया विशेषण है। यह विशेषण मीठा को सीमित कर रहा है, बहुत शब्द जो है मीठा विशेषण को सीमित कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है। तीसरा वाक्य है कि गोविंद अत्यंत स्पष्ट पढ़ता है। तो अगर यह वाक्य होता कि गोविंद स्पष्ट पढ़ता है, यह स्पष्ट शब्द क्रिया विशेषण है और इस क्रिया विशेषण को अत्यंत शब्द सीमित कर रहा है, संशोधित कर रहा है, इसलिए अत्यंत भी जो है क्रिया विशेषण है। इस तरह से हमने देखा कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो शब्द होते हैं वे क्रिया को, विशेषण को और क्रिया विशेषण को सीमित करते हैं, किंतु सामान्यतया यही कहा जाता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य में क्रिया विशेषण की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहली बात है कि यह वाक्य को संपूर्णता और विस्तार प्रदान करता है। दूसरी बात जो है, इसके प्रयोग से वाक्य अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली बन जाता है। तीसरी बात है कि यह वाक्य को सटीक, संवेदनशील और संपूर्ण बनाता है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द हैं इनके भी भेद किए गए हैं। इनके जो भेद किए गए हैं वो मुख्यतया 3 आधारों पर किए गए हैं। तो जो क्रिया विशेषण के वर्गीकरण के आधार हैं उसमें पहला जो आधार है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार और तीसरा है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के आधार। जो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद किए गए हैं वे भेद मुख्यतया का स्थानवाचक हैं। वे क्रिया विशेषण जो स्थान का ज्ञान कराते हैं। दूसरा है कालवाचक, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, तो कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का पता चलता है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से मात्रा या नाप तौल का ज्ञान होता है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का ढंग प्रदर्शित होता है और संख्यावाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की संख्या बताई जाती है। तो इस तरह अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार हैं। पहला है साधारण, दूसरा है संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़,
और चौथा है अनुबद्ध। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं, पहला है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो आइए अब हम इसे विस्तार में समझते हैं। पहला जो क्रिया विशेषण का अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उसमें पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण है जिससे क्रिया के होने की स्थिति, दशा या दिशा का ज्ञान हो, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यह मुख्यतया दो तरह का होता है। इसमें पहला है स्थिति सूचक और दूसरा है दिशा सूचक। जो स्थिति सूचक क्रिया विशेषण है, इस क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थिति या स्थान का बोध होता है, ज्ञान होता है। तो स्थिति बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वह है यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे, सामने, पास आदि। तो ये जो शब्द हैं, ये स्थिति सूचक क्रिया विशेषण हुए जो स्थान को बता रहे हैं। इसका दूसरा प्रकार जो है दिशा सूचक क्रिया विशेषण। जो दिशा सूचक क्रिया विशेषण है, यह दिशा का ज्ञान कराता है। इसके अंतर्गत इधर, उधर, दाएं, बाएं, जिधर, किधर आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के माध्यम से यह आपको और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य है कि बस स्टॉप दाएं है। तो यहाँ पर जो दाएं शब्द है, यह दिशा बोधक है। तो यह कैसा क्रिया विशेषण है? दिशा सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला उदाहरण है कि आगे सड़क जाम है। तो यहाँ पर जो आगे शब्द है, यह स्थिति या स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यह स्थिति सूचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला उदाहरण है माता जी यहाँ रहती हैं। यहाँ शब्द जो है, यह भी स्थिति सूचक क्रिया विशेषण है। चौथा वाक्य है कि तुम किधर जा रहे हो। इस वाक्य में जो किधर शब्द है, यह दिशा सूचक स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। तो अर्थ के आधार पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हमने देख लिया। अब हम दूसरा क्रिया विशेषण देखते हैं, अर्थ के आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द हैं जिससे समय का बोध हो, जैसे आज, कल, परसों, सवेरे, जब, तब, तुरंत, सदा, पहले, पीछे, कभी, प्रतिदिन, अब तक, अभी अभी आदि। तो जो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, इनके भी तीन प्रकार हैं, जिसमें पहला है कि समय बोधक। जो समय बोधक कालवाचक क्रिया विशेषण है, वह समय के माप को बताता है। जैसे कोई क्रिया हुई है आज, कल, परसों, कब, तब, जब, अब, सवेरे, पीछे, कभी, तभी आदि। दूसरा है अवधि बोधक कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे अब तक, निरंतर, दिन भर, नित्य, सर्वदा, सतत। इसमें कार्य लगातार होता रहता है। पौन पुण्य बोधक। पौन पुण्य का मतलब है
की बारंबारता, लगातार, जैसे बार बार, हर रोज, बहुधा, प्रायः, अक्सर। इन तीनों को उदाहरण के माध्यम से हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे वाक्य है कि मैंने उससे परसों बात किया था। यहाँ पर जो शब्द परसों है, यह जो है समय बोधक कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य है कि मैं दिन भर कार्य करता रहा। यहाँ पर जो शब्द दिन भर है, यह अवधि बोधक कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा वाक्य है कि वे बार बार परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बार बार शब्द है, यह पौन पुण्य बोधक कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगले पर बढ़ते हैं हम कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का जो तीसरा प्रकार है, वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वह विशेषण है जिससे मात्रा या परिमाण का ज्ञान हो, ऐसे क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण हैं, उसके भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है पर्याप्त बोधक, दूसरा है तुलना बोधक, तीसरा है क्रम बोधक, चौथा है अधिक बोधक और पांचवा है न्यूनता बोधक। इन शब्दों से भी आप अर्थ लगा सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण किसका ज्ञान कराते हैं। पर्याप्त बोधक जो शब्द होते हैं, जैसे बस, केवल, पर्याप्त, सिर्फ, काफ़ी, यथेष्ट, बराबर, ये जो परिमाणवाचक शब्द हैं, ये पर्याप्त बोधक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा तुलना, जैसे इतना, कितना, जितना और अधिक, कम, ये तुलना बोधक हैं। अगला है क्रम बोधक या श्रेणी बोधक, जैसे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, क्रम क्रम, बारी बारी से। अगला आधिक्य बोधक, जैसे बहुत, पूर्णतः, सर्वथा, अत्यंत, अति, खूब। न्यूनता बोधक जो शब्द हैं, वे कुछ, जरा, थोड़ा, किंचित। यह जो शब्द हैं, ये परिमाण बोधक शब्द हैं। उदाहरण के माध्यम से इन विभेदों को हम और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वाक्य है कि उसने पर्याप्त भोजन कर लिया। इस वाक्य में जो पर्याप्त शब्द है, यह पर्याप्त बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा वाक्य है मैं राम से अधिक नहीं खा सकता। तो यहाँ पर तुलना की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर जो अधिक शब्द है, यह तुलना बोधक है। अगला वाक्य है कि बच्चे एक एक करके कक्षा में जाएं। इस वाक्य में जो एक एक करके है, यह क्रम बोधक या श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण है। अगला है कि उसने कार्य पूर्णतः कर लिया। इस वाक्य में पूर्णतः शब्द जो है, यह आधिक्य बोधक है, तो यह आधिक्य बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य है हमें थोड़ा नमक दीजिए। यहाँ पर जो थोड़ा शब्द है, यह न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण है, उसका जो अगला प्रकार है रीति या विधिवाचक क्रिया विशेषण। रीति या विधिवाचक क्रिया विशेषण वैसे क्रिया विशेषण हैं जो क्रिया के होने के ढंग या रीति को प्रकट करते हैं, जैसे तेजी से, जल्दी से, जोर से, गुस्से से, सावधानी से, नरमी से, आनंद से, सुंदरता से, आसानी से, चुपचाप से, आज़ादी से,
बलपूर्वक आदि। ये जो शब्द हैं ये क्रिया के होने के रीति या ढंग को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये रीति या विधिवाचक क्रिया विशेषण हुए। उदाहरण देखिए, कार तेज दौड़ती है। यहाँ पर जो क्रिया दौड़ती है, यह तेज शब्द क्रिया विशेषण है, यह क्रिया का विशेषता बता रहा है, किंतु यह उसके दौड़ने के ढंग को बता रहा है, इसलिए तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। रवि धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर जो क्रिया शब्द है वह है चलता। इस चलता शब्द का जो धीरे धीरे शब्द है चलने के ढंग को बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसके भी कई भेद होते हैं। आइए हम एक एक करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। पहला है सरल या सामान्यवाचक क्रिया विशेषण। इससे सीधे सीधे क्रिया के होने या करने के ढंग को प्रकट किया जाता है, तो ये सामान्य या प्रकारवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे जल्दी से, धीरे से, खुशी से, जोर से आदि। उदाहरण इसका है कि अब धीरे से बोलो। यहाँ बोलना जो क्रिया है, इसका जो कार्य करने का ढंग है, यह सीधे तरीके से व्यक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर धीरे से जो क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है यह सरल या सामान्य क्रिया विशेषण है। दूसरा है कि गुणबोधक। इससे क्रिया के गुणवत्ता, गुण का बोध होता है, उसके तीव्रता का ज्ञान होता है। जैसे अत्यंत, बिल्कुल, निष्पक्ष आदि। उदाहरण इसका है कि वह बिल्कुल नहीं खाता। यहाँ पर जो बिल्कुल शब्द है यह गुणबोधक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। तीसरा है कि आवृत्ति मूलक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इससे ज्ञान होता है कि जो क्रिया है वह कितनी बार घटित हुई है, जैसे हमेशा, अक्सर, कभी कभी आदि। ये जो शब्द हैं ये आवृत्ति मूलक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। वाक्य है वह अक्सर बोलता रहता है। यहाँ पर जो अक्सर शब्द है यह आवृत्ति मूलक है, क्योंकि इसमें यह ज्ञान हो रहा कि क्रिया कितनी बार घटित हो रही है, तो यहाँ पर अक्सर आवृत्ति मूलक क्रिया विशेषण हुआ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अगला जो प्रकार है वह है निश्चयता बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो निश्चयता बोधक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण है जिससे क्रिया के होने के निश्चयता का बोध होता है। जैसे निसंदेह, अवश्य, बेशक, जरूर, सचमुच आदि। वाक्य के माध्यम से यह और स्पष्ट हो जाएगा कि वह जरूर आएगा। यहाँ पर जो जरूर शब्द है वह क्रिया के निश्चय होने का बोध करा रहा है, इसलिए जरूर इस वाक्य में निश्चयता बोधक क्रिया विशेषण हुआ। अगला है अनिश्चयता बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अनिश्चितता बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उससे क्रिया होने की अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे संभवतः, यथासंभव, शायद। ये जो शब्द हैं ये अनिश्चयता बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वाक्य है कि वह संभवतः आए। तो यहाँ पर संभवतः शब्द बता रहा है कि यह निश्चित नहीं है कि वह आएगा या नहीं आएगा, इसलिए यह संभवतः शब्द अनिश्चयता बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ।
अगला जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है वह है स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया के होने की स्वीकृति का बोध होता है, जैसे हाँ, जी, अच्छा, अवश्य, ठीक आदि। उदाहरण के माध्यम से इसे देखिए कि मैं आपकी घड़ी अवश्य बना दूंगा। इसमें स्वीकार होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह अवश्य शब्द स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है वह है निषेधात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निषेधात्मकता का अर्थ है नहीं होना, जिससे क्रिया के होने के नकारात्मकता का बोध हो उसे निषेधात्मक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे न, नहीं, मत आदि। वाक्य है सदा झूठ मत बोलो। यहाँ बोलो जो क्रिया है उसके पूर्व जो मत शब्द आया है यह नकारात्मकता का ज्ञान या बोध करा रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक निषेधात्मक क्रिया विशेषण हुआ। अगला जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है वह है स्थिति बोधक। यह स्थिति बोधक जो क्रिया विशेषण होता है इसमें स्वेच्छा और अनिच्छा जैसे शब्द आते हैं, जैसे उसने खेत में बीज स्वेच्छा से बोया, तो यहाँ पर जो स्वेच्छा शब्द है यही स्थिति बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला है तुलना बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इससे तुलना होने का बोध होता है, जैसे समान, भिन्न, अधिक। उदाहरण है कि वह सबसे अधिक खाता है। यहाँ कई लोगों में तुलना यह अधिक शब्द कर रहा है, इसलिए यह तुलना बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है प्रश्न बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो प्रश्नवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है यह प्रश्न का ज्ञान कराता है, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किस लिए। वाक्य है कि वह किस लिए आया। यहाँ किस लिए जो शब्द है क्रिया के प्रश्न के बारे में ज्ञान करा रहा है, इसलिए यहाँ पर किस लिए प्रश्न बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अगला प्रकार आकस्मिकता बोधक है। इसमें क्रिया के अचानक से होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, जैसे सहसा, अचानक, एकाएक। वह सहसा आ गया। यहाँ पर आ गया जो क्रिया है इसमें जो सहसा क्रिया विशेषण है वह आकस्मिकता का बोध करा रहा है, इसलिए यह आकस्मिकता बोधक क्रिया विशेषण हुआ। अगला जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है वह है कारणवाचक क्रिया विशेषण। इससे क्रिया के होने के कारण का ज्ञान होता है, जैसे क्योंकि, अतः, इसलिए आदि। उदाहरण है कि उसे भोजन नहीं मिला, क्योंकि अब कारण है कि वह चला गया था, तो इस वाक्य में उसे भोजन नहीं मिला इसलिए वह चला गया। यहाँ पर इसलिए कारणवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है अवधारक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अवधारक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है यह क्रिया की सीमा का निर्धारण करता है, इसलिए इसे रीतिवाचक अवधारक या अवधारक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे ही, तक, भर, भी, मात्र, तो आदि। तो यहाँ पर जैसे वाक्य है कि वह मरने तक खाया, तो तक जो है यह अवधारक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है कि संख्यावाचक क्रिया विशेषण। संख्यावाची या क्रिया विशेषण है वह क्रिया की संख्या को बताता है, जैसे मैंने तुमसे 2 बार कहा। यहाँ पर कहने
क्रिया के दो बार संख्या को बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ दो बार संख्यावाचक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरे वाक्य में वह प्रायः गलती करता है, तो यह भी संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। डाकियों को पुनः बुलाइए, इस वाक्य में पुनः शब्द भी संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। वह अक्सर बिना तैयारी के आता है, तो यहाँ पर अक्सर शब्द भी संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। तो अब दूसरा जो क्रिया विशेषण के भेद के आधार हैं, वह है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार या भेद। पहला है कि साधारण या स्वतंत्र क्रिया विशेषण। तो भेद प्रयोग के आधार पर साधारण या स्वतंत्र क्रिया विशेषण क्या है? वह क्रिया विशेषण जिसका संबंध सीधे सीधे क्रिया से होता है, वह साधारण या स्वतंत्र क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम कहाँ चला गया, यहाँ चले जाने से सीधे संबंध कहाँ का है, इसलिए यह साधारण या स्वतंत्र क्रिया विशेषण हुआ। तुम कब आए, यहाँ पर आए का सीधा संबंध कब से है, इसलिए यहाँ कब जो है यह स्वतंत्र या साधारण क्रिया विशेषण हुआ। अगला है कि यह क्या हो गया का सीधा संबंध क्या से है, तो यहाँ क्या शब्द साधारण या स्वतंत्र क्रिया विशेषण है। बेटी जल्दी आओ, यहाँ आओ शब्द क्रिया का संबंध जल्दी से है और सीधा संबंध है, इसलिए प्रयोग के आधार पर जो पहला क्रिया विशेषण का प्रकार है कि साधारण स्वतंत्र क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर जल्दी साधारण स्वतंत्र क्रिया विशेषण हुआ। प्रयोग के आधार पर दूसरा जो क्रिया विशेषण का प्रकार है वह है संयोजक। संयोजक का अर्थ है कि जोड़ने वाला। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध वाक्यांशों या उपवाक्यों से होता है और इसमें एक कथन को दूसरा कथन जोड़ता है, इस तरह के जो क्रिया विशेषण होते हैं उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। वाक्य है जब तक तुम आओगे तब तक हम चले जाएंगे। यहाँ उपवाक्य है तुम आओगे हम चले जाएंगे। इन दोनों उपवाक्यों को जब तक और तब तक जोड़ रहा है, इसलिए यह संयोजक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा, प्रयोग के आधार पर जो संयोजक क्रिया विशेषण है उसका उदाहरण है कि यहाँ हम रो रहे हैं, वहाँ वे हंस रहे हैं। तो हम रो रहे हैं और वे हंस रहे को वहाँ और यहाँ दोनों जोड़ रहा है, इसलिए यह संयोजक क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पर हुआ। तीसरा वाक्य है कि जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मेरी चारपाई थी। तो यहाँ पर तुम बैठे हो मेरी चारपाई थी, इन दोनों उपवाक्यों को वहां और जहां दोनों जोड़ दे रहे हैं, इसलिए यह संयोजक क्रिया विशेषण हुआ। प्रयोग के आधार पर जो अगला क्रिया विशेषण का प्रकार है वह है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जो अनुबद्ध क्रिया विशेषण है वह ऐसा क्रिया विशेषण है जिनका प्रयोग वाक्य में अवधारणा या निश्चितता के लिए किसी शब्द के साथ प्रयोग होता है, तो वह अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वाक्य है उसे खाने भर की देर है। इस वाक्य में जो खाने भर शब्द है यह अनुबद्ध क्रिया विशेषण हुआ। अगला है कि मेरा काम गलत ही हुआ। यह गलत ही यहाँ पर अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। तुम तो यहीं थे, यहाँ पर तो शब्द जो है यह अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। मैंने उसे देखा तक नहीं, यहाँ पर जो तक शब्द है यह अनुबद्ध क्रिया विशेषण हुआ। अगला है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। तो जो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद किए गए हैं उसमें पहला है मूल क्रिया विशेषण।
तो जो मूल क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण आदि शब्दों से जुड़े बिना क्रिया विशेषण बनते हैं। ऐसे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे दूर, पास, ऊपर, नीचे, आज, सदा, अचानक। ये शब्द जो है किसी अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि से नहीं जुड़े हुए हैं। उदाहरण है कि वह अचानक चला गया। यहाँ पर जो अचानक शब्द है यह मूल क्रिया विशेषण हुआ रूप के आधार पर। अगला उदाहरण है कि वैद्य ने मरीज को ठीक कर दिया। यहाँ पर ठीक शब्द जो है वह रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण हुआ। इसका जो दूसरा प्रकार है कि यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक का मतलब जोड़ होता है कि एक क्रिया विशेषण वैसे शब्द हैं जो प्रत्यय या अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से जुड़ करके क्रिया विशेषण बनते हैं, वे यौगिक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे प्रतिदिन, घर बाहर, इधर उधर, जहां तहां। यहाँ पर संज्ञा से जो क्रिया विशेषण बन रहा है वह यौगिक क्रिया विशेषण होगा। जैसे घर संज्ञा है, घर घर, घड़ी घड़ी, दिन रात, सांझ सवेरे। ये जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं और इससे क्रिया विशेषण ये बने हुए हैं, इसलिए ये यौगिक क्रिया विशेषण हैं। सर्वनाम से भी बनते हैं, इतना, उतना, यहाँ, वहाँ आदि। और विशेषण से भी बनते हैं, जैसे एक एक, साफ साफ। क्रिया से भी बनते हैं, जैसे खाते पीते, सोते जागते आदि। होने वाली ध्वनियों के अनुकरण से भी क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे तड़ तड़, धड़ाधड़ आदि। तीसरा है स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण। स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण क्या है? वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं या फिर किसी विशेष कारण या उद्देश्य से ये शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे अरे यार, यह मैं चला। यहाँ पर यह स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण है। यह अपना सिर पढ़ेगा, यहाँ पर सिर शब्द जो है वह स्थानीय कारण क्रिया विशेषण हुआ। तीसरा है तुम मेरी मदद घास करोगे। यहाँ पर घास शब्द जो है वह स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण है। इसमें जो प्रयोग किए गए हैं यह, सिर, घास, ये दूसरे शब्द भेद हैं, वस्तुतः क्रिया विशेषण नहीं है, किंतु इन वाक्यों में ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। धन्यवाद।